हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी बॉटनी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट यूनिट लिया है वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स, जिसका चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच वाज वायरस एंड इट्स जनरल अकाउंट। अब हम सेकेंड चैप्टर में आए हैं, जो है माइकोप्लाज्मा जनरल अकाउंट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में माइकोप्लाज्मा के फर्स्ट पार्ट में देखा था उसकी हिस्ट्री, उसके जनरल कैरेक्टर और फिल्टरेबिलिटी कैरेक्टर। अब हम सेकेंड पार्ट में आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, मतलब उसको कैसे कैसे बांटा गया और उसका कैसे सेल स्ट्रक्चर होता है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, मतलब उसको किसी भी चीज़ में बंटवारा करना, ठीक है। तो पहला आता है फर्स्ट पॉइंट, इन 1966 इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया सेपरेटेड माइकोप्लाज्मा फ्रॉम बैक्टीरिया। कब? 1966 में। कौन से ईयर में? 1966 में। जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया था, क्या होता है, जब भी किसी जैसे कोई प्लांट मिला, ठीक है, मान लो जैसे आप आम के पेड़ को कह लो, इंडिया में उसको आम कहते हैं, कहीं और उसको मैंगो कहते हैं, फ्रेंच में उसको कुछ और कहते होंगे, जर्मनी वाले कुछ और कहते होंगे। तो अगर किसी साइंटिस्ट को कोई थ्योरी देनी होती और वो इंडिया का होता और उसने लिख दिया कि आम के पेड़ में ऐसा होता है, तो सब लोगों को वो समझ में नहीं आता, क्योंकि सबका लैंग्वेज अलग अलग है। इसलिए एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक हर प्लांट एंड हर एनिमल का एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जो साइंटिफिक लैंग्वेज पूरी जगह सेम है, इसीलिए फिर उस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है ताकि किसी को भी वो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल कमेटी फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया थी, मतलब बैक्टीरिया का जो नाम रखते हैं वो थे। और उन्होंने क्या किया, सेपरेटेड माइकोप्लाज्मा फ्रॉम बैक्टीरिया। मतलब पहले इन्होंने माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जैसा दिखता था, बैक्टीरियल, उसमें सारे कैरेक्टर्स बैक्टीरियल हैं, मोस्ट कैरेक्टर्स, इसलिए उसको किस में रखा था? बैक्टीरिया में। बट क्या हुआ, स्लोली उनको रिकॉग्नाइज हुआ, मतलब स्लोली स्लोली धीरे धीरे उनको पता चला कि नहीं, बैक्टीरिया से भी अलग कुछ कैरेक्टर्स हैं माइकोप्लाज्मा में। जैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा में 3 लेयर होते हैं मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के 3 लेयर होते हैं, जो बैक्टीरिया में नहीं होते। आपको याद होगा पिछले पार्ट में हमने एक डायग्राम शो किया था, उसमें क्लियरली मेंशन था नो सेल वॉल एंड 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर क्या हुआ, दे प्लेस्ड माइकोप्लाज्मा इन प्रोकैरियोट्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेसी एंड क्लास मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये सेकेंड चीज़ आती है। माइकोप्लाज्मा को उन्होंने किस में कीप किया? प्रोकैरियोट्स में ही। अब एक जनरल क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। प्रो मतलब होता है पहले। पहले क्यों? क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने उसको प्रोकैरियोट्स में ही रखा, लेकिन एक अलग क्लास और अलग ऑर्डर में, ठीक है। द मेंबर ऑफ द क्लास आर जनरली माइकोप्लाज्मा। उस क्लास के जितने मेंबर थे वो जनरली कौन थे? माइकोप्लाज्मा ही थे। स्पाइरोप्लाज्मा आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ क्लास। माइकोप्लाज्मा के साथ ही स्पाइरोप्लाज्मा भी उस क्लास में रखा गया। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन अ ग्रुप। मतलब कोई कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना, मतलब उसकी बाहर से जो मॉर्फोलॉजी है, जैसा वो दिखता है उसके बेस में, और इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल उसकी जो संरचना है उसके बेसिस में कैसे दिखते थे? माइकोप्लाज्मा जैसे। इसलिए उनको किस में रखा गया? इसी क्लास में रखा गया। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी वी गॉट टू नो दैट येलो डिसीज इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। अब आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट में, जो माइकोप्लाज्मा का फर्स्ट पार्ट बनाया गया था, उसमें हमने ये मेंशन किया था कि बहुत सारी ऐसी डिसीज़ थी जो हम लोगों को लगता था कि मतलब जो प्लांट पैथोजेनिस्ट थे उनको लगता था कि वायरस से हो रही हैं। उसमें एक थी येलो डिसीज़, उसके पत्ते येलो हो जाते थे, इसलिए इनको लगता था कि हो सकता है कि वायरस मोज़ाइक वायरस के कारण होता हो, लेकिन उसमें मोज़ाइक फॉर्मेशन नहीं होता था। अब जाके पता चला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बाद 1966 में उनको पता चला कि नहीं, यह जो येलो डिसीज़ है ये माइकोप्लाज्मा के ही कारण होती है। मैकॉय इन 1979,
इन्होंने क्या किया, 1979 में एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी, सजेस्टेड दैट दिस टाइप ऑफ डिसीज़, कौन सी टाइप वाली, येलो डिसीज़, ठीक है, कौन सी डिसीज़, येलो डिसीज़, इज कॉज्ड बाय नॉन हेलिकल माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। किससे कॉज होती थी, नॉन हेलिकल माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से। किससे होती थी, नॉन हेलिकल माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मतलब हमारा क्लासिफिकेशन क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम यहाँ से क्या पढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में। कोले आए 1973, ठीक है, कब आए, 1973। सेल इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन। अब इसका क्या मतलब होता है कि 3 लेयर है लेकिन एक लेयर है, इसका क्या मतलब होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे हम मतलब जनरली जो हम लोग गाउन या कुछ लेते हैं, गाउन जैसा कपड़ा लेते हैं, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, बाहर वो नेट से बना हुआ होता है, मतलब बाहर में उसमें नेट लगा होता है, बीच में एक और कपड़ा होता है, और उसके अंदर एक और बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, ताकि वो बाहर वाले कपड़े आपको चुभे ना, ठीक है। तो कितनी लेयर हो गई कपड़ों की, 3। लेकिन वो तीनों का फंक्शन क्या होता है, वो तीनों को हम क्या बोलते हैं, एक ही कपड़ा बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते वो 3 कपड़े हैं, एक ही कपड़ा बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ही ये है, इसमें 3 लेयर होती हैं लेकिन सेम फंक्शन होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन, सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स देन वायरस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वायरस से कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, वायरस में क्या था, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोड। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं, प्लाज्मिड है, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट कंटेन डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए ग्रैन्यूल्स विच आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो उसमें डीएनए का स्ट्रैंड है, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है गोले, ठीक है, आरएनए के ग्रैन्यूल्स हैं, और इनका जो मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको याद होगा तो हमने वायरसेस में पढ़ा था कि जो वायरस होता है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीनियस होती है। कौन सी होती है, प्रोटीनियस, उसमें फैटी एसिड नहीं मिलते। लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या मिल रहा है, फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बेबी पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड विद इन इट विच गिव राइज टू न्यू पार्टिकल्स। इसमें बेबी पार्टिकल्स बनते हैं जो नए पार्टिकल्स को की संरचना में मदद करते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन गिवन है, 3 लेयर बनी है, एक आउटर, एक ये आउटर वाली, एक ये मिड वाली, और एक ये अंदर वाली, 3 मेम्ब्रेन है। राइबोसोम्स ये हैं, फिर ये डीएनए है डबल स्ट्रैंड का, ये आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों की माला है। फिर ये आरएनए है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, फिर प्रोटीन्स हैं ये छोटे छोटे। ये सेल स्ट्रक्चर है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आपको नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी बुक का ही है, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फिर आते हैं टॉन्स्टाइन, कब आते हैं, 80s में, 1980 में, कब आते हैं, 1980 में, ठीक है। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज 70 एंगस्ट्रॉम टू 120 एंगस्ट्रॉम। अब इन्होंने क्या किया, अभी तक जो हमने पढ़ा वो नॉर्मल था, मतलब उसमें क्या क्या होता है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ये बताते हैं, क्या बताया इन्होंने कि जो थिकनेस है वो कितनी है, 70 एंगस्ट्रॉम टू 120 एंगस्ट्रॉम। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको अच्छे से याद होगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो कितने जो इसकी थिकनेस है मेम्ब्रेन की वो कितनी है, 70 एंगस्ट्रॉम टू 120 एंगस्ट्रॉम। अ सेल मेम्ब्रेन हैज़ अ स्टेरॉल विच इज़ एब्सेंट इन बैक्टीरिया। इनमें स्टेरॉल नाम का एक पदार्थ होता है सेल मेम्ब्रेन में जो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। द माइकोप्लाज्मा सेल इज प्रोकैरियोटिक, कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक। लेकिन विल्सन एंड वाइटकॉम 1974 में एंड टॉटस्टन 1980 में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियो प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्मा। ये प्रोकैरियोट्स हैं पर इनका जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो बीच में प्रेजेंट है। न्यूक्लियो प्रोटीन कहा इन्होंने, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नहीं। डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, हेलिक्स एंड स्मॉल amorphous पार्टिकल ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट, ठीक है। थिन रेटिकुलम इज ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें रेटिकुलम भी था, डीएनए भी था, हेलिक्स के फॉर्म में, amorphous फॉर्म में आरएनए भी था, और न्यूक्लियो प्रोटीन भी था सेंटर में, ठीक है। ये सब किसने कहा, विल्सन वाइटकॉम एंड टॉटस्टन ने। कब कहा, 1980 में कहा टॉटस्टन ने, और 1974 में विल्सन एंड वाइटकॉम ने कहा, ठीक है।
मीजोसोम्स आर नॉट फाउंड इन माइकोप्लाज्मा बट प्लाज्मा फाउंड। मीजोसोम्स क्या होते हैं? जब आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं, मान लो ये रेक्टेंगुलर प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जैसे कि आप एक धागा लीजिए, आप धागे को सीधे रख दीजिए और एक धागा लीजिए, उसको इतनी ही लंबाई में टेढ़ा मेढ़ा रखिए, ज़्यादा धागा इसमें यूज़ होगा तो उसमें क्या मतलब पता चलता है कि इसका सरफेस एरिया इसके ज़्यादा होगा। तो जब हमें किसी प्रोकैरियोटिक सेल का सरफेस एरिया बढ़ाना होता है तो हम उसमें चारों तरफ ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मीजोसोम्स। ये नहीं मिलते माइकोप्लाज्मा में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंस याद रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी आपको कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आ जाता है, डू द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड माइजोसोम्स माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें मीजोसोम्स होते हैं और नहीं, प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स होते हैं, और जो ये है माइकोप्लाज्मा, इसमें मीजोसोम्स नहीं होते। प्लाज्मिड आर फाउंड। प्लाज्मिड क्या होता है? एक सेलुलर जेनेटिक मटेरियल, एक ऐसे सेल, जैसे जेनेटिक मटेरियल या डीएनए हो गया, और एक ऐसे एकदम सेल के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखिए, उसमें एक अमाउंट में, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट में पानी होना ज़रूरी है। जैसे ह्यूमन बॉडी में कितना 70% पानी होना ज़रूरी है, ऐसे ही हर सेल में पानी होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम उस सेल को सुखा दें तो हम उसको क्या कहेंगे? ड्राई मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई मैटर, ये प्रोटीन्स नहीं प्रोटीन्स हैं, अच्छे से ये चीज़ देख लें, ये प्रोटीन्स है, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। 50 to 80% क्या होता है? प्रोटीन। 8 to 17% क्या होता है? आरएनए। और 4 to 7% क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। 50 to 80 क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। 8 to 17 क्या होता है? आरएनए। 4 to 7 क्या होता है? डीएनए, ठीक है। 50 से 80 प्रोटीन होता है, 8 से 17 आरएनए, और 4 से 7% डीएनए, ठीक है। ये चीज़ याद कर लीजिएगा। माइकोप्लाज्मा शो द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टर। इट्स शेप कैन बी स्मॉल, राउंड टू लॉन्ग फिलामेंटस। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? बहुत अलग अलग तरीके, अलग अलग शेप। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिज्म मतलब दिखने, मतलब शेप्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं। इनका जो शेप है वो स्मॉल राउंड से लॉन्ग फिलामेंटस में होता है, मतलब ऐसे स्मॉल राउंड होता है और लॉन्ग फिलामेंटस फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मीजोसोम्स का सेल स्ट्रक्चर। ये देखो, सेल मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल की लेयर है उसमें, फिर आउटर प्रोटीन लेयर दिखाई है, फिर इनर प्रोटीन लेयर दिखाई है, फिर ये डीएनए स्ट्रैंड दिखाए हैं ये, फिर आरएनए ग्रैन्यूल्स और बेबी पार्टिकल्स। ये जो मैंने बताया था कि बेबी पार्टिकल्स होते हैं जो और बेबी पार्टिकल्स को, और मतलब और ज़्यादा संरचना में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप बेबी पार्टिकल्स का अगर आपको आता है टू ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ माइकोप्लाज्मा विथ बेबी पार्टिकल्स, तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। ये वो वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो इसके पहले हमने देखा। फिर आता है कल्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। कल्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा का क्या मतलब है? अगर आप सबको ध्यान होगा तो आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने ये बताया था कि जो वायरस है उसको कल्चर नहीं किया जा सकता। कल्चर मतलब उसको लैब में ग्रो नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया को ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि उसको कैसे ग्रो किया जा सकता है। माइकोप्लाज्मा कैन बी कल्चर्ड ऑन अगार मीडियम लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम एक अगार मीडियम बनाते हैं, ठीक। एक अगार सोल्यूशन होता है जो एक, ठीक है। तो आप उसी मीडियम में आप बैक्टीरिया के साथ साथ माइकोप्लाज्मा को भी ग्रो कर सकते हैं। द माइकोप्लाज्मा फॉर्म डिफरेंट कॉलोनीज ऑन अगार मीडियम, ठीक है। अलग अलग कॉलोनीज़ बनाता है। कॉलोनीज़ का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक पेट्री प्लेट होती है, प्लेट जैसा होता है, उसमें हम यहाँ पे अगार मीडियम डालते हैं, उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे माइकोप्लाज्मा डाल देते हैं। अब ये माइकोप्लाज्मा, जैसे ये इसने अपनी कॉलोनी बनाई, इसने अपनी कॉलोनी बनाई, ठीक है। तो वैसे ही अलग अलग टाइप की कॉलोनी बनाता है कौन?
माइकोप्लाज्मा। उसका डायमीटर कितना होता है 0.05 नैनोमीटर टू 0.2 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम आएगा ही। आपको हर बैक्टीरिया के केस में थिकनेस अगर दी हुई है, जेनेटिक मटेरियल का वेट दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये टर्म्स, एंगस्ट्रॉम बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, तो इनका जो वैल्यू है वो याद होना चाहिए। The colony shows a spherical और hemispherical portion in the center. Hemispherical का मतलब होता है आधा, spherical और spherical का मतलब होता है पूर्ण वृत्त, ठीक है। फिर ये अलग अलग कॉलोनीज हैं माइकोप्लाज्मा की। ये फ्राइड एग जैसी दिखती हैं, अंडे जैसी दिखती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। नॉट मच इज़ नोन अबाउट द रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा, मतलब ज़्यादा पता नहीं है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो हम ये नहीं कहते कि उसके सन कॉलोनी या फिर उसकी सन की प्रोजेनी हुए हैं, हम उसको कहते हैं हमेशा डॉटर कॉलोनीज। क्यों? क्योंकि जितने भी जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया डिवाइड होगा अगर दो, तो ये सन डॉटर नहीं होगा, डॉटर ही डॉटर होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्दर भी प्रोड्यूस करेगा किसी भी, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं डॉटर कॉलोनीज। बट हमको ज़्यादा इसके रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता है। रिप्रोडक्शन इज माइकोप्लाज्मा लेड लार्वी टेक प्लेस बाय एलिमेंट्री बॉडीज़। एलिमेंट्री बॉडीज़ का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये है, इसने एक छोटी छोटी बॉडीज़ बना ली, तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्रीज बॉडीज़। माइकोप्लाज्मा लेड लार्वी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है। मतलब जैसे माइकोप्लाज्मा ऑलरेडी छोटा है, पर उसमें जो सबसे छोटा है उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा लेड लार्वी। इसका साइज 0.2 से 0.45 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और ठीक है, फिर माइक्रोप्लाज्मा लेड लार्वी शो अनइक्वल डिवीजन एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब भी वो मल्टीप्लाई होता है तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होता। जैसे ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन लेड लार्वी में क्या होगा, एक बड़ा होगा, मतलब जैसे कि ये लेड लार्वी है तो ये डिवाइड करेगा, तो ये एक छोटा पार्टिकल बनाएगा और एक बड़ा पार्टिकल बनाएगा, ठीक है। ये तो इससे ज़्यादा बड़ा हो गया, बट ठीक है, ये एक बड़ा पार्टिकल बनाएगा, एक छोटा पार्टिकल बनाएगा। द एलिमेंट्री बॉडी साइज इज़ 330 to 450 माइक्रोमीटर। उनकी साइज़ कितनी होती है 330 से 450 माइक्रोमीटर तक। दे आर वेरी माइन्यूट एंड कैन लिव फ्रीली, मतलब बहुत छोटे होते हैं पर ये अकेले रह सकते हैं। जैसे मान लो ये माइक्रोप्लाज्मा है, इसने डिवाइड किया तो ये छोटा सा है लेकिन ये फ्रीली रह सकता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद से सारा काम कर लेगा। They grow in size, become long, round, and take shape of a longer bodies. The elementary bodies are formed. तो क्या होता है, ये पहले छोटे रहते हैं फिर ये साइज़ में बड़े होते हैं। मतलब माइकोप्लाज्मा की साइज़ नॉर्मल माइकोप्लाज्मा की साइज़ के बराबर होते हैं। लॉन्ग बनते हैं या राउंड बनते हैं, डिपेंड अपॉन कि वो कैसे शेप में जाना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा कि उनके शेप क्या हैं, उनके शेप कैसे हैं, अलग अलग हैं, एक जैसा शेप नहीं होता उनका, ठीक है। तो जैसे वो बनना चाहते हैं और फिर क्या होता है, उनमें फिर से एलिमेंट्री बॉडीज़ वो खुद बनाते हैं। आफ्टर रैप्चरिंग द लॉन्गर बॉडीज़ दे आर रिलीज्ड। मतलब जब लंबी बड़ी बॉडी रैप्चर हो जाती है, फूट जाती है, तो छोटे छोटे जो एलिमेंट्री बॉडीज़ उनके अंदर बने हैं वो क्या होते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। ये कॉलोनीज़ हैं, पहले ये रहती है कॉलोनी, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट्री बॉडी बनाता है, फिर ये बनाता है, उसके बाद ये आता है। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एलिमेंट्री बॉडीज़ हैं, ठीक है। और ये एलिमेंट्री बॉडीज़ जब ये बड़ा वाला फूट जाएगा तो क्या होगा, ये फिर से ये स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। या तो ये होता है, या तो ये जो बड़ी वाली बॉडी है ये क्या बनाती है, दो सेगमेंट्स बनाती है, और फिर उसके बाद ये दो सेगमेंट्स में क्या होता है, ये एलिमेंट्री बॉडी बनते हैं और फिर उसके बाद वो फिर से फूट जाते हैं। ये अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा आता है तो डायग्राम बनाने, वैसे भी हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, तो आप हर क्वेश्चन का अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकें, फ्लो चार्ट बना सकें,
तो वो वैसे ही हेल्पफुल होता है, इसीलिए मैं जनरली आपको फ्लो चार्ट देती हूँ। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने सिम्टम्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन ऑफ प्लांट में बताया था, मतलब प्लांट वायरस से कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं, तो उसमें भी मैंने एक फ्लो चार्ट दिया था। तो फ्लो चार्ट और डायग्राम हमेशा हेल्प करते हैं टू रिमेंबर एवरी पॉइंट, और इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। तो जस्ट रिमेंबर दीज ऑल डायग्राम जो मैंने शो किए हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। आई होप आपका दिन अच्छा जाए।